गुड मॉर्निंग इंडिया 9 बजे में एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए खबरों के सिलसिले को लेकर। मैं हूं शशांक सिंह, मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। शुरुआत करते हैं राजस्थान में सियासी गहमा गहमी, उसको लेकर जो पूरी राजनीति है। विधानसभा सत्र 14 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। उससे पहले जो नंबर्स गेम है, जो समीकरण है, उसे बनाने हैं। कुछ याचिकाएं हाईकोर्ट में है, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में है, जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच करेगी। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक बनने के बाद कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने सर्वोच्च अदालत से अनुरोध किया है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने को लेकर उनके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित अयोग्यता याचिका को अपने पास ट्रांसफर कर ले, यानी हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। और बीएसपी विधायकों ने यह दलील दी है कि संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसके तहत अयोग्यता पर इसी तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, इसीलिए केस को ट्रांसफर कर देना चाहिए। बिल्कुल, दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। एक याचिका बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने दायर की है, जबकि दूसरी याचिका बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने दायर की। तो दिलावर जो है विधानसभा अध्यक्ष के उस आदेश पर सवाल उठाए उन्होंने, जिसके तहत उन्होंने उनका पक्ष सुने बगैर उनकी शिकायत खारिज की, जबकि सतीश मिश्रा ने विधायकों के दल बदल को चुनौती दी है। और इन सब मामलों की सुनवाई कल होने जा रही है, लेकिन इस बीच इससे पहले ये सभी विधायक जो है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आशीष भार्गव का रुख करते हैं, जो लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आशीष, यहाँ पर विधायक जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इनका कहना है कि योग्यता का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में तय किया जाना चाहिए। नंबर्स का सबसे ज्यादा खेल है राजस्थान की सियासत में, इस वक्त हम सब जानते हैं आशीष। तो जो भी फैसला होगा कहीं ना कहीं उससे सियासी समीकरण जो है वो बहुत हद तक प्रभावित हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सियासी मसला हमने पहले भी देखा था किस तरीके से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट मामला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद काफ़ी मुश्किलें बढ़ गई थी गहलोत सरकार की वहाँ पर, क्योंकि हाई कोर्ट ने स्पीकर पर फैसला लेने पर एक तरह की रोक लगा दी थी कि सचिन पायलट गुट पर वो डिस्क्वालिफिकेशन को, अयोग्यता को लेकर कोई फैसला नहीं करेंगे। तो वो रास्ता तकरीबन अभी बंद है, क्योंकि उस पर बहुत कुछ होना है अभी। अब जो जब सदन जो बुलाया जा रहा है 14 तारीख को, उससे पहले एक बार फिर कानूनी लड़ाई, कानूनी दांव पेच शुरू हो चुके हैं। हाईकोर्ट ने 11 तारीख यानी कल के लिए मामला रखा है। यहाँ पर संवैधानिक मुद्दे को आप छोड़ दीजिए, दल बदल कानून के तहत ये मर्जर सही था या नहीं था, ये लंबा वक्त इस पर लगेगा। लेकिन जो तुरंत अंतरिम राहत के तौर पर फौरन जो चीज चाहिए वो चाहिए बीएसपी और बीजेपी को, जो सतीश चंद्र मिश्रा यहाँ पर पहुंचे और बीजेपी पहुंची है, उनको चाहिए कि जो 14 तारीख को जो सदन का सत्र शुरू होगा उसमें ये 6 जो विधायक हैं वो भाग ना ले, हाईकोर्ट ऐसा आदेश दे दे। तो ये एक बड़ी बात है। अगर ऐसा हाईकोर्ट से आदेश आ गया तो काफी मुसीबतें बढ़ जाएंगी और उसके बाद समीकरण जो हैं बहुमत के वो बदल जाएंगे, गहलोत सरकार काफी मुसीबत में आ जाएगी। तो यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि जो हियरिंग पहले वहां चल रही थी उस हियरिंग को क्या कंटिन्यू करने दिया जाए, क्योंकि डिवीजन बेंच ने भी यही किया था। सिंगल बेंच के खिलाफ डिवीजन बेंच में गए थे बीएसपी के विधायक, लेकिन वहां पर भी वहां कहा गया कि इस तरह की सुनवाई नहीं, माफ कीजिएगा, बीजेपी के लोग गए थे, बीजेपी और सतीश चंद्र मिश्रा, उन्होंने कहा था कि डबल बेंच को सुनवाई करनी चाहिए और फौरन इस पर रोक लगानी चाहिए, सिंगल बेंच को नहीं जाना चाहिए मामला। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डिवीजन बेंच ने वापस सिंगल बेंच के पास भेजा और कहा कि 11 तारीख को ही डिसाइड करिए। तो यानी अंतरिम रोक पर उनको इन 6 विधायकों को रोक दिया जाए सदन में जाने से। इस पर कल ही फैसला आना है, 11 तारीख को ही हाईकोर्ट को फैसला देना है सिंगल बेंच को। तो ऐसे में आज की जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में वो काफी अहम हो जाती है इस मोड़ पर आकर, जब वक्त नहीं है किसी के पास न, क्योंकि 3 दिन बीच में शेष हैं आज का दिन लगाकर। तो काफी अहम सुनवाई आज की होगी सुप्रीम कोर्ट में। जी शुक्रिया आशीष, इसको तफसील से समझाने के लिए, बताने के लिए। और राजस्थान का ही हम जिक्र कर रहे हैं, 14 तारीख से वहां पर विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए विधायकों की बाड़ाबंदी एक बार फिर से शुरू हो गई है। अशोक गहलोत ने सभी विधायकों को एक खुला खत भी लिखा है इसको लेकर। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री ने इस खुले खत में लिखा है कि उनसे जो उनके विधायक हैं सच का साथ देने की अपील उन्होंने इस खत के जरिए की है। और इस बीच बीजेपी ने भी अपने 18 विधायकों को राजस्थान के बाहर गुजरात भेज दिया है। इन विधायकों का आरोप है कि गहलोत सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाया जा रहा है, यानी कि सियासत जो है वो दोनों तरफ से जमकर की जा रही है। राजस्थान में विधानसभा सत्र के पहले विधायकों की बाड़ेबंदी का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के बाद अब भाजपा भी अपने विधायकों को अलग अलग स्थानों पर ले जा रही है। हाल ही में भाजपा ने पहले 6 और फिर 12 विधायकों को गुजरात भेजा है। कुछ और
और साथी हमारे आएंगे और जो भी पार्टी आलाकमान हमें आगे निर्देश देगा, कांग्रेस की गहलोत सरकार से बचने के लिए हम लोग भाजपा के विधायकों को भी सूचना दी है कि 11 तारीख को वापस जयपुर लौटे और अगर स्थिति बने तो बाड़ेबंदी की तैयारी करें। क्या है कि हमने विधायक दल की बैठक के लिए 11 तारीख को 4 बजे सभी विधायकों को उसी क्राउन प्लाजा में बुलाया है। सबके आ जाने के बाद शाम को जो भी समय हमको ठीक लगेगा उस समय उन बैठक करेंगे, लेकिन सबको हमने विधायकों को 11 तारीख को बैठक भी और उसके बाद हम लोग फिर वहाँ बैठ करके विचार करेंगे। वहीं रुकना होगा तो वहीं रुकेंगे 14 तक। आरएलपी के भी विधायक रहेंगे? हाँ, आरएलपी को सभी को सूचना कर रहे हैं कि विधायक दल की बैठक भी वहीं होगी और 11 तारीख को 4 बजे तक सब लोग पहुँच जाएंगे। सत्र में अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो पार्टियों को डर है कि विधायक इधर उधर हो सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जैसलमेर विधायक दल की बैठक लेने पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने दूसरे दलों के विधायकों को भी चिट्ठी लिख के अपील की है कि वो सत्य का साथ दें। तमाम विधायकों को मैंने पत्र लिखा है जी। आपका परिवार क्या कहता है, आपकी खुद की आत्मा क्या कहती है, आपके क्षेत्रवासी जो आपके मतदाता है क्षेत्र वो क्या कहते हैं, उनकी आवाज सुनो फिर फैसला करो। गहलोत खेमे को 102 विधायकों का समर्थन है, लेकिन यह बहुमत से सिर्फ एक ज्यादा है और गणित कभी भी बिगड़ सकता है। खासकर इसलिए क्योंकि भाजपा बसपा के विधायकों के विलय के मामले में पूरी ताकत लगा रहा है। भाजपा ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है कि बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस के साथ विलय अयोग्य घोषित किया जाए। इससे गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है और गणित भी। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ईडी ने आज रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर से पूछताछ के लिए तलब किया है। इससे पहले 2 दिन पहले भी पूछताछ हुई थी। 8 घंटे लंबी वो पूछताछ चली थी। साथ ही रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती उनके पिता, उनको भी बुलाया गया है। कल 18 घंटे उनके भाई से पूछताछ की गई है। तो इस मामले में सुशांत के पिता ने पैसों के गबन का आरोप लगाया हुआ है, जिसके चलते ईडी इस मामले में पूछताछ कर रही है। इसके अलावा सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी ईडी आज पूछताछ करने जा रही है। इस मामले में रिया और उनके पिता से दूसरी बार पूछताछ हो रही है, जबकि शौविक चक्रवर्ती से तीसरी बार पूछताछ होनी है। इसके पहले सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को ईडी ने 8 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। इसके बाद उन्हें अब आज बुलाया गया है। इस मामले में सीबीआई ने भी रिया समेत 6 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। और उधर सुशांत सिंह राजपूत मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी यहां पर बयान दिया है। बिल्कुल, संजय राउत ने इस पूरे मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सीबीआई के जरिए महाराष्ट्र सरकार को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया है। देखिए, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए रविवार को सुशांत सिंह राजपूत मामले में बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया और इस आधार पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। संपादकीय में संजय राउत ने लिखा है कि कुछ लोग सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र सरकार को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। शारदा चिटफंड के समय ममता बनर्जी ने इन पर आपराधिक मामला दर्ज किया था। खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह गोधरा दंगों के बाद हुई हत्या की जांच इनसे नहीं करवाना चाहते थे। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में जिस प्रकार की राजनीति बिहार की सरकार और दिल्ली में हो रही है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है महाराष्ट्र के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। मैं मानता हूँ कि मुंबई की पुलिस एक सक्षम पुलिस दल है। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार की ओर से शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के विरोध में है। अब तक हुई जांच की प्रगति रिपोर्ट को एक सील बंद लिफाफे में अदालत को सौंपा जाएगा। ये भी आरोप लगाया गया है कि बिहार सरकार नियमों के खिलाफ काम कर रही है। अब ठाकरे सरकार और शरद पवार साहब पत्रकारों की तो वहीं बीजेपी इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश करती नजर आई।
भैया जब सुशांत सिंह के पिताजी ने ठाकरे सरकार की पुलिस जांच ढंग से नहीं कर रही है और इसके लिए सीबीआई, ईडी, बिहार पुलिस को इन्वॉल्व करने की बात की और उसको अगर पत्रकार ढंग से रखता है तो उसमें गलत क्या है? इस बीच ईडी की ओर से इस पूरे मामले में पैसों के पहलू से भी जांच जारी है। ईडी सूत्रों के अनुसार शुक्रवार के बाद रिया चक्रवर्ती को सोमवार को एक बार फिर से ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जाहिर है कि जब तक 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये फैसला नहीं कर लेता कि जांच कौन करेगा, तब तक इसमें राजनीतिक बयानबाजी ऐसी ही जारी रहेगी। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब दिल्ली के कोरोना संक्रमण की बात कर लेते हैं। मामले कुल 1,45,000 पार हो गए हैं। 4,111 लोगों की मौत हुई है। अच्छी बात यह है रिकवरी रेट 90% दिल्ली में पहुंच गया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1300 नए मामले सामने आए हैं और 13 मरीजों की जान गई है और यहाँ पर वायरस का जो रिकवरी रेट है वो 90% तक पहुँच गया है, जो अपने आप में बेहद राहत की खबर है। लेकिन जैसा कि पिछले दिनों मामलों में कमी आई थी, एक बार फिर इधर दिल्ली में मामलों में थोड़ी तेजी आने लगी है, इसलिए एहतियात अभी भी बरतना जरूरी है। और उधर दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार के कॉलेजों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। बड़ा फैसला यहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी भी अब दे दी है। बिल्कुल 30 सितंबर को पहले यूजीसी ने ये परीक्षाएं कराने की बात कही थी, लेकिन इसके बाद फिर 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा को चुनौती दी थी। आज छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी, जिससे पहले दिल्ली सरकार ने ये फैसला ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट को भी इसकी जानकारी दे दी है। और महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं। अब तक अगर कोरोना वायरस की बात करें, कितना संक्रमण वहां पर फैल चुका है, 5,18,000 से ज्यादा मामले कुल आ चुके हैं और सिर्फ महाराष्ट्र में 17,757 मरीजों की मौत हुई है। जबकि अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 12,248 महाराष्ट्र में नए मामले सामने आए, जबकि 390 मरीजों की मौत हुई है और सबसे ज्यादा मामले शुरुआत से ही महाराष्ट्र में मुंबई में ही हैं। यहां अब तक कोरोना के 1,23,397 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से 6,796 मरीजों की मौत अकेले मुंबई में हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,066 नए मामले सामने आए हैं और 48 मरीजों की जान जा चुकी है। और वक्त है टॉप 5 न्यूज का। इन 5 खबरों को आप हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और एक पोल हम करवाते हैं, उसका हिस्सा हो सकते हैं, हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं किस खबर को आप विस्तार से देखना चाहेंगे। दिन भर एनडीटीवी इंडिया टेलीविजन चैनल और एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। पहली खबर इस क्रम में, सुशांत केस, रिया से ईडी आज भी करेगी पूछताछ। दूसरी खबर, आत्मनिर्भर भारत, 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक। तीसरी खबर, स्वतंत्रता दिवस, कोरोना के चलते सशस्त्र बलों पर पाबंदी। चौथी खबर, अंडमान समंदर के नीचे से पहुंचाया इंटरनेट। और इस क्रम में 5वीं खबर, नेपाल अयोध्या श्री राम के बाद बुद्ध को बनाया मुद्दा। तो इन 5 खबरों में से किस खबर को आप विस्तार से देखना चाहते हैं, हमारे चैनल और यूट्यूब चैनल पर जाकर पोल का हिस्सा बने, एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल।